हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे मेरा स्वागत है हमेशा की तरह। आज हम लोग पेप्टिक अल्सर, जिस पे ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है पैथोजेनेसिस का, उसका सेकंड और आखिरी पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम कॉज डिस्कस करेंगे, क्या कॉजेज हैं पेप्टिक अल्सर के, उसके वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजेज में पहला कॉजेज है प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ये यूरिएज नाम का एंजाइम बनाता है। बाकी बैक्टीरिया जहाँ पे एसिड मीडियम में जिंदा नहीं रह सकते, वहीं एच पाइलोरी क्या करता है, यूरिएज के हेल्प से यूरिया का ब्रेकडाउन करता है। यूरिया हमारे ब्लड के थ्रू आता है और उस यूरिया का ब्रेकडाउन कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया जो है बेसिक नेचर का होता है, अल्केली नेचर का होता है, तो ये बैक्टीरिया अपने आसपास इतना अमोनिया पैदा कर देता है यूरिया के ब्रेकडाउन करके, यूरिएज एंजाइम के हेल्प से, जो वो खुद सिक्रीट करता है, कि बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी को आराम से एसिड में डेवलप कर सकता है, एसिड मीडियम में डेवलप कर सकता है, जबकि और बैक्टीरिया एसिड मीडियम में सरवाइव नहीं कर सकते। तो एच पाइलोरी बहुत बड़ा कॉज है पेप्टिक अल्सर का। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है इपिथेलियल सेल में। इपिथेलियल सेल में एक बार इन्फ्लामेशन हो गया तो उसका टाइट जंक्शन खराब हो जाएंगे और एसिड अंदर की लेयर में चला जाएगा। इसके अलावा ये बैक्टीरिया लाइपेज और प्रोटीएज नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि म्यूकोसा लेयर को डैमेज कर सकता है। लाइपेज लिपिड को तोड़ता है और प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है। फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन ये दोनों की मिला करके हमारी सारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, मेनली फॉस्फोलिपिड की। तो लिपिड को भी तोड़ने वाला एंजाइम ये बना ले रहा है और प्रोटीन को भी तोड़ने वाला। ओवरऑल हमारे म्यूकोसा लेयर को और इपिथेलियल लेयर को डैमेज करने लगता है। इसके अलावा ये स्टमक में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिसके वजह से रिपेयर का प्रोसेस काफ़ी डिलेड हो जाता है। अगला फैक्टर है सेकंड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। 90% केसेस में देखा गया है एनएसएड्स और एच पाइलोरी दोनों का प्रेजेंस रहता है पेप्टिक अल्सर और इवन ड्यूडेनल अल्सर के केस में। तो स्टमक या जीआईटी एलिमेंट्री कैनाल के अल्सर में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो किसका होता है, एच पाइलोरी के बाद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का। कैसे? ये ड्रग साइक्लोऑक्सीजनेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा था बहुत ही फैसिनेटिंग मैनर में। अब क्या होगा अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज उसको बनाने वाले साइक्लोऑक्सीजनेज को एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ने उसको खराब कर दिया है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में पैरासीटामोल, आइब्रूप्रोफेन, एसिक्लोफिनैक ये सारी दवाएं आती हैं। तो क्या होगा, एसिड का सिक्रेशन कंट्रोल नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड वे में जब एसिड का सिक्रेशन होगा तो अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है स्टूडेंट्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, जो पैटर्न होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। इसका क्या मतलब है? पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर या इवन एलिमेंट्री कैनाल के अल्सर के जीन्स एक एलील पे इक्वली ना पाए जा करके डिफरेंट एलील्स पे पाए जाते हैं। एलील्स क्या होता है? सेट ऑफ जीन्स होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है। अगर ये आपको बहुत डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना समझिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे मैं सीएसआईआर के लिए लेक्चर बना रहा हूँ बाद में, बट अभी इतना समझ लीजिए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि बहुत सारे जीन्स मिल करके कंट्रोल करते हैं पेप्टिक अल्सर और एसिड सिक्रीशन को। तो अगर सपोज करिए बहुत सारे जीन्स या हैं तो उनमें से एक भी गड़बड़ हो गया तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए बहुत सारे स्विच हैं एक ही बल्ब के लिए और कंडीशन ये है कि उनमें से कोई एक भी स्विच गड़बड़ हो गया तो बल्ब काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे होंगे तो चांसेस है कि उनमें से कोई एक गड़बड़ हो सकता है।
इसके अलावा होस्ट पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। होस्ट पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स, ये दोनों केमिकल हैं जो बॉडी में बनते हैं। इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ इतना समझिए कि साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स हमारी बॉडी में बनने वाले ऑटोक्वाइड हैं। ये इन्फ्लामेशन से बचाते हैं, अल्सर से बचाते हैं। अब इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइंस कई तरह के होते हैं। साइटोकाइंस एक बड़ी फैमिली है जिसमें इंटरल्यूकिन्स नाम के केमिकल पाए जाते हैं। ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो आप साइटोकाइंस कहिए चाहे इंटरल्यूकिन्स कहिए, ये कई तरह के होते हैं। जैसे IL इंटरल्यूकिन्स 1B, देखिए IL इंटरल्यूकिन्स 1B से लेकर के 31C/C तक ये कोड है, जेनेटिक कोड है उनके एलील्स का। ये जीनोटाइप इंटरल्यूकिन्स 1B से 31C/C, और उसके अलावा TNF अल्फा, ये भी एक साइटोकाइंस है। इनमें क्या होता है, होस्ट पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से इनमें गड़बड़ी या चेंजेस आ जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइंस हैं जो बहुत सारे जीन्स के थ्रू बन रहे हैं, उनमें गड़बड़ी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप गड़बड़ हो जाएगा। और जब ये सही से नहीं बनेंगे हमारी बॉडी में तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो ये जेनेटिक फैक्टर हो गया, और कई फैमिली में ये फैक्टर गड़बड़ होता है तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं, गारंटी नहीं उनको हो जाएगा, उनके फैमिली में सबको हो जाएगा, बट चांसेस ज़्यादा हैं गैस्ट्रिक अल्सर के। ओबेसिटी, विसरल एडिपोज टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं उन पर्सन में जिनमें ओबेसिटी है। ये एक बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर है डेवलप्ड कंट्री में, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री में लोगों का खाना पीना अच्छा होता है, दे आर वेरी रिच, तो ओबेसिटी के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ओबेसिटी में क्या होता है, मोटापे में क्या होता है, हमारे स्टमक के आसपास जो अंदर का एरिया है जिसको विसरल एरिया कहते हैं, सिलोमिक कैविटी जो होती है, उसमें फैट इकट्ठा हो जाता है जिससे तोंद या बेली निकलती है। इसको विसरल एडिपोज टिश्यू का कलेक्शन कहते हैं। रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि जिनमें विसरल एडिपोज टिश्यू का कलेक्शन होता है उनमें प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस एक अलग तरह का मॉलिक्यूल है, ये साइटोकाइंस नहीं है, ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है। ये साइटोकाइंस के अपोजिट होता है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस ये इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो जिनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा, ओबेस पर्सन में, इनको ओबेसिटी होगी, उनमें प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस ज़्यादा एसोसिएट होगा और पेप्टिक अल्सर के और ड्यूडेनल अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो होती है, यहाँ पे बात सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग की नहीं है, इसमें वीड, मैराजुआना, चरस, कोकेन, सिगरेट, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। इन स्मोकिंग प्रोडक्ट्स में एल्कलॉइड, फेनोलिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए, इवन लंग्स के लिए स्पेशली, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये देखा गया है कि प्रिवलेंस डबल हो जाता है, यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के चांसेस डबल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू वो पर्सन जो नहीं करते हैं। तो स्मोकिंग से लंग कैंसर के अलावा आपको स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी या गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस बढ़ सकते हैं, और इवन ड्यूडेनल और कोलोरेक्टल और गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग कहीं से भी एकदम अच्छी नहीं है, एकदम अच्छी नहीं है। चलिए, कॉजेस कैसे कॉज करता है, फैक्टर देखते हैं। स्मोकिंग ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा पहली चीज, साथ में इपिथेलियल सेल के रिन्यूअल के रेट को कम कर देगा। कैसे, इपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर को कम करके। इपिथेलियल सेल में ऑलरेडी डैमेज होता रहता है, उनके रिपेयर के प्रोसेस को स्लो कर देगा। अल्कोहल कंजम, इसके अलावा ये क्या करेगा, एसिड सिक्रीशन को बढ़ा देगा और बाइकार्बोनेट सिंथेसिस को कम कर देगा। बाइकार्बोनेट का जो सिंथेसिस हो रहा था एपिथेलियल सेल से, उसको ये कम कर देगा। देखिए, बाइकार्बोनेट म्यूकस में कहाँ से आते हैं, एपिथेलियल सेल बनाते हैं और ब्लड से आते हैं।
तो ब्लड से जो आते हैं वो तो आएंगे, बट इपिथेलियल सेल जो खुद बाइकार्बोनेट बना रहे थे, ये बाइकार्बोनेट चूंकि बेस की तरह बिहेव करता है तो एसिड को काउंटर बैलेंस कर रहा था, ये अब कम बनेंगे या नहीं बनेंगे बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अल्कोहल कंजम्पशन की बात की जाए तो ये अल्टर करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को। यहाँ मैंने अल्टर वर्ड यूज किया है, बढ़ा भी सकता है एसिड सिक्रीशन को, घटा भी सकता है, डिपेंड करता है अल्कोहल किस तरह से किस फूड के साथ कैसे लिया जा रहा है, किस अमाउंट में लिया जा रहा है। जो भी हो, ये एसिड के सिक्रीशन को कम करे या ज़्यादा करे, ओवरऑल ये एसिडिटी को और पेप्टिक अल्सर की प्रेवलेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि कम भी करेगा तो अनकंट्रोल्ड वे में कम करेगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स आ जाएगा वेगस नर्व के थ्रू और एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और एसिड का सिक्रीशन बढ़ा देगा। ज़्यादा करेगा तो डायरेक्टली गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा के पेप्टिक अल्सर को बढ़ा देगा। इसके अलावा एक गैस्ट्रिन के रिलीज को बढ़ा देता है, और जब गैस्ट्रिन का रिलीज बढ़ेगा तो ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जा करके फर्स्ट पार्ट देख ले। आधे पर से मूवी भी नहीं समझ में आती, ये तो फिर भी पैथोफिजियोलॉजी है। तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा अल्कोहल प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम कर देगा, फॉर्मेशन को कम कर देगा और म्यूकोसल इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो बर्निंग सेंसेशन विथ इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, स्टमक के आसपास के एरिया में, ऊपर के एरिया में बर्निंग सेंसेशन होगा, और इसके अलावा हमारा जो नेवल है, नाभि जो है नेवल, उसके जस्ट ठीक ऊपर तेज चुभने वाला पेन होगा, दैट इज नोन एज इपीगैस्ट्रिक पेन। इसके अलावा वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, एनोरेक्सिया भूख ना लगना, वॉमिटिंग आपको पता है उल्टी होने लगेगी, ब्लॉटिंग पेट में हमेशा भारीपन महसूस होगा, और जब स्पेशली पेन कब होगा, जब हमारा स्टमक इम्पटी होगा, कुछ हम खाए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे में थोड़ा भी HCl सिक्रीट होगा तो ये अल्सर पे जा करके जलन पैदा करेगा। तो पेन वाइल इम्पटी स्टमक, और स्पेशली माइल्ड मॉर्निंग पेन इन स्टमक रिलीव आफ्टर फूड और मिल्क इनटेक। जब हम सो के उठते हैं तो 6 से 8 घंटे तक का ब्रेकफास्ट हो चुका रहता है। ब्रेकफास्ट का यहाँ मतलब सुबह का नाश्ता नहीं, फास्ट हमारा ब्रेक करना होता है, यानी कि लंबा फास्ट 8 घंटे का हो चुका रहता है सोने की वजह से, बिकॉज सोते वक्त हम कुछ खाते नहीं हैं, नींद में तो खाएंगे नहीं या रात को 2 बजे उठ के, तो 8 घंटे के गैप की वजह से स्टमक इम्पटी हो चुका रहता है। इस वजह से जब हम उठते हैं और उठते ही एसिड का सिक्रीशन शुरू होता है तो पेन होने लगता है। ऐसे में माइल्ड फूड या मिल्क का इंटेक करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो मेलिना क्या होता है? ब्लीडिंग विथ स्टूल, ये ब्लैक कलर का या रेड कलर का हो सकता है। अगर अल्सर ड्यूडेनम में है तो ब्लीडिंग रेडिश कलर की होगी। अगर अल्सर स्टमक में है तो चांसेस है कि ब्लीडिंग जो स्टूल के साथ, फीकस के साथ जो ब्लड आएगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, बिकॉज ब्लड का भी मेटाबॉलिज्म, इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। इसके अलावा पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? स्टमक का पाइलोरिक पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा और फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। परफोरेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट लीक करके एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। परफोरेशन यानी छेद हो जाना। तो अगर स्टमक में बड़ा घाव हो जाएगा या इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में, तो क्या होगा? उस अल्सर के घाव की वजह से फूड चला जाएगा कहाँ पे? विसरल कैविटी में। GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें हमारा फूड ईसोफेगस से होते हुए माउथ में वापस आ जाता है। बिनाइंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है अगर बार बार अल्सर हो रहा है और ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो H2 रिसेप्टार, जो हिस्टामिनिक रिसेप्टार था, मास्ट सेल से रिलीज हुआ हिस्टामिन जाके H2 पे काम कर रहा था, पैथोजेनेसिस में आप देखे होंगे, तो उसका एंटागोनिस्ट रेनिटिडीन दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं H. पाइलोरी को मारने के लिए, पेंसिलिन फैमिली की एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनिबिटर दिया जाता है, जो पंप पैराइटल सेल से जो पंप HCl बनाने में रोल प्ले करती है उसको प्रोटॉन पंप कहते हैं, तो उसका इनिबिटर दिया जाता है।
अल्सर प्रोटेक्टिव कोलाइडल बिस्मथ दिया जाता है। ये जा करके अल्सर के ऊपर एक लेयर बना लेता है। इस लेयर पे अब एसिड अपना काम नहीं कर पाएगा तो जलन या दर्द नहीं होगा। तो क्या होगा, वो अल्सर और बड़ा नहीं होगा। तो बिस्मथ, कोलाइडल बिस्मथ एक अल्सर प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है। तो चलिए अब ये ख़त्म हो गया ये टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट जो है जो डिजीज़ पढ़ेंगे वो है गाउट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके अलावा पार्किंसन पे भी बड़ा शानदार वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टीचर्स के साथ, अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ, अपने साथ के स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि और कैसे मैं लेक्चर को अच्छा करूं। मैं शॉर्ट में बहुत क्रिस्प, कंसाइज बट वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोनों पेज का और फर्स्ट वीडियो जा करके देख लीजिए। थैंक यू।